म्यूकरमाइकोसिस यह एक फंगल डिजीज है जिसे कॉमन लैंग्वेज में ब्लैक फंगस कहते हैं। तो ब्लैक फंगस का सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? इनके जो सोर्स होते हैं वो होते हैं स्पोर। इस फंगल का जो स्पोर होता है वही पैथोजेनिक होता है, वही बीमारी को स्प्रेड करता है। इनके सोर्स क्या है? इनके सोर्स इन्वायरमेंट में मिलते हैं, मेनली मिट्टी में मिलते हैं, सॉइल में, और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो भी सड़े गले पदार्थ होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक सड़े गले मैटर होते हैं, उन पे होते हैं, जैसे सड़ रही हुई पत्तियाँ, खाद, लकड़ियाँ जो सड़ रही होती हैं, सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर पे, और मिट्टी में मिलते हैं। इनके स्पोर एयर में भी मिल सकते हैं पेशेंट के द्वारा, और जो है ओरल रूट से भी, ये अगर इनके स्पोर ओरल रूट से भी आपकी बॉडी में जाते हैं तो भी ये इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। देन कौन से पेशेंट हैं जो ब्लैक फंगस के लिए हाई रिस्क पे हैं? कोई भी पेशेंट जिसका ब्लड शुगर लेवल है वो अनकंट्रोल्ड है, डायबिटीज़ नहीं, डायबिटीज़ अगर कंट्रोल्ड है तो वो हाई रिस्क में नहीं है, अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है वो पेशेंट रिस्क पे होगा। और क्योंकि कोविड में, आजकल कोविड में बहुत हैवी स्टेरॉयड डोज दी जा रही है, उसकी वजह से जो पेशेंट की इम्यूनिटी है वो वीक हो रही है, उसकी वजह से भी पेशेंट जो है वो डायबिटीज़ प्लस कोविड के जो पेशेंट हैं वो हाई रिस्क पे हैं, ठीक। और कोई भी पेशेंट जो स्टेरॉयड पे है वो हाई रिस्क पे होगा, क्योंकि स्टेरॉयड से इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो जाती है। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग हैं जो कि मेनली कैंसर के पेशेंट्स में, ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स में इम्यूनिटी को थोड़ा सप्रेस करके रखते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में, और रीनल फेलियर के पेशेंट्स में ये भी हाई रिस्क पे पेशेंट हैं। वो पेशेंट जो वेंटिलेटर पे हैं, वेंटिलेटर पे पेशेंट जो है उनको वेंटिलेटर ट्यूब्स के द्वारा स्पोर्ट्स जो है वो पेशेंट के अंदर जा सकते हैं, इसलिए जो पेशेंट लंबे समय से वेंटिलेटर पे हैं वो भी हाई रिस्क पे है। केवल फंगस डिजीज के लिए नहीं, केवल म्यूकरमाइकोसिस के लिए नहीं, किसी भी रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए जो भी पेशेंट लंबे समय से वेंटिलेटर पे होगा, किसी भी बीमारी के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होगा रेस्पिरेटरी। न्यूट्रोपीनिया, पेशेंट के अंदर न्यूट्रोफिल्स कम है, अगर WBC का नंबर कम होगा तो पेशेंट की इम्यूनिटी वीक होगी, वो ससेप्टेबल होगा ब्लैक फंगस के लिए। आयरन ओवरलोड है अगर पेशेंट्स में, वो भी एक रीजन है ब्लैक फंगस के लिए। प्रिवेंशन, हम क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज क्लीनिंग। क्लीनिंग योर आइज, क्लीनिंग योर हैंड, क्लीनिंग योर एनवायरनमेंट इज़ द बेस्ट थिंग टू प्रिवेंट एनी कम्युनिकेबल डिजीज। क्लीनिंग इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। उसके बाद क्या कर सकते हैं? गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल, ब्लड शुगर पेशेंट का कंट्रोल रखना है। जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको अपना ब्लड शुगर कंट्रोल रखना है, जिनके कोविड के बाद ब्लड शुगर बढ़े हुए आ रहे हैं, और या फिर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो कि अभी कोविड से रिकवर हुए हैं, सबको अपना ग्लाइसेमिक कंट्रोल, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करके रखना है। स्टेरॉइड जो यूज हो रहा है उनका जुडिशियस यूज होना चाहिए, उनकी डोज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ड्यूरेशन लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए। जितने पेशेंट को रिक्वायरमेंट है उतनी ही स्टेरॉइड चलना चाहिए, ज़्यादा लंबे समय तक या हाई डोज में स्टेरॉइड नहीं चलना चाहिए। ऑक्सीजन की जो ट्यूब है वेंटिलेटर में वो समय समय पे चेंज होते रहना चाहिए, नहीं तो पेशेंट को बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेज हो सकती हैं, इस चीज़ का ध्यान देंगे। ऑक्सीजन जो है वो ह्यूमिडिफाई होता रहे, ठीक है, नहीं तो इसके स्पोर ज़्यादा उड़ते हैं अगर ह्यूमिडिफाई नहीं होगा। ऑक्सीजन के लिए ह्यूमिडिफायर चैम्बर होता है, उसमें ह्यूमिडिफायर डालें, ह्यूमिडिफायर में नॉर्मल सलाइन डाल सकते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन करना चाहिए, ठीक है, डिस्टिल वाटर डाल सकते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन होना चाहिए ऑक्सीजन का। और कोविड की रिकवरी के बाद, क्योंकि अभी कोविड के बाद ये बहुत तेज़ी से बढ़ा है, तो कोविड के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो कोविड की जब पेशेंट रिकवर हो रहा है उसके बाद उसका फॉलोअप होना चाहिए, उसका ब्लड शुगर लेवल क्या है, क्योंकि स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा चल रहा है। कई सारे पेशेंट जो डायबिटिक नहीं है उनका भी डायबिटीज़ उनमें डायग्नोस हो रही है न्यू ऑनसेट। तो कोविड से रिकवरी के बाद पेशेंट्स का फॉलोअप होना चाहिए, उसे एजुकेट करना चाहिए कि इस समय ब्लैक फंगस का रिस्क है, आपको अपने ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग करनी है, आपको साफ़ सफाई रखनी है, पेशेंट को एजुकेट करना है और उनका फॉलोअप रखना है। इम्यूनिटी बूस्टर, क्योंकि स्टेरॉइड के बाद इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो रही है, तो इम्यूनिटी बूस्टर जो है उसका एक वो तरीका हो सकता है। ट्रैक योर हेल्थ, अपने हेल्थ का ध्यान रखें, आप टेस्ट कराते रहें, ब्लड शुगर का लेवल चेक करते रहें, ब्लड प्रेशर चेक करते रहें, ये सारी चीज़ें आप देखें। प्रोफाइलेक्टिक एंटी फंगल नहीं लेना है, अभी गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा
नॉर्म नहीं आया है कि ब्लैक फंगस के लिए आप रिस्क पे हैं तो आप पहले से ही, अगर आपको नहीं हुआ है तो भी आप एंटी फंगल मेडिसिन लें, ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं आया है। तो प्लीज़ अननेसेसरी एंटी फंगल ना लें, इसकी वजह से आप और ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाएंगे इस डिजीज के लिए। साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये इन्फेक्शन हो गया? फर्स्ट थिंग, नेजल क्रस्टिंग। नेजल क्रस्टिंग क्या है? नाक में पपड़ियाँ बनना, ब्लैक कलर की पपड़ी बनेगी, ये हो सकती है, ब्लैक कलर की पपड़ियाँ बन सकती हैं जब आपके अंदर इन्फेक्शन स्टार्ट होगा। ये इन्फेक्शन मेनली जो होता है वो साइनस में, मतलब नाक के रास्ते में अंदर साइनस में होगा और आँख में होगा। ये दो चीज़ें हैं जहाँ पे ये मेनली हो सकता है अभी इस समय। तो सिम्टम भी वहीं पे आएंगे, नेजल क्रस्टिंग, नाक में पपड़ियाँ बनना, या नाक से जो डिस्चार्ज हो रहा है उसमें ब्लड का आना, या फेशियल पेन। फेस में पेन होगा कहाँ पे? फेस में जो पेन होगा वो आँखों के नीचे, आँख के आसपास, या जो साइनस के एरिया है नाक के बगल में, आँख के नीचे, ये एरिया है जहाँ पे पेन होगा, हेडेक हो सकता है। और फेशियल स्वेलिंग, अगर आपके फेस में स्वेलिंग आ रहा है नाक के बगल में और आँख के नीचे, ये फेशियल स्वेलिंग, साइनस में इन्फेक्शन होगा तो फेशियल स्वेलिंग आ सकता है। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, नाक बंद हो सकता है। आई स्वेलिंग, जब आँख को इन्वॉल्व करेगा ये डिजीज़ तो फिर आँखों में सूजन आएगा, आँख में रेडनेस होगी आँख के आसपास और सूजन होगा, आँखें थोड़ी सी बाहर आएंगी, सूजन होगी तो प्रोप्टोसिस जिसे बोलते हैं, आईलिड की स्वेलिंग होगी, बिल्कुल होती है। और जब ये आई बॉल को इन्वॉल्व कर लेता है तो विजन लॉस हो जाता है। जो विजन लॉस में ही शुरुआती स्टेज में डिप्लोपिया आता है, ठीक है। आँख के आसपास के टिश्यू इन्वॉल्व होंगे तो आँख का मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होगा, आँख के पीछे पेन होगा, ठीक है। और जो तलवे पैलेट जो है उनका कलर चेंज होगा, डिस्कलरेशन होगा। और जब साइनस को इन्वॉल्व करता है तो ये नीचे मैक्सिला बोन और को इन्वॉल्व करता है तो टूथ जो है वो लूज हो सकते हैं, दांतें हिलने लग सकते हैं। और ब्लैक लेजन, क्योंकि ये जो फंगस है वो ब्लैक कलर की कॉलोनी बनाता है तो ब्लैक लेजन आपको मिल सकता है। डायग्नोसिस, कैसे आप डायग्नोस करेंगे? हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम आता है तो आप एकदम अलर्ट रहें। द फर्स्ट थिंग यही है कि आप अलर्ट रहें, साफ़ सफाई रखें, अलर्ट रहें। अगर आपको इसमें से कोई सिम्टम आता है, फेशियल पेन है, आँखों के आसपास स्वेलिंग है, आईलिड स्वेलिंग है, दर्द हो रहा है, सूजन है, तो आप तुरंत अपने दिमाग में एक चीज़ ये रखें कि हो सकता है ब्लैक फंगस ना हो। तो डायग्नोसिस में सबसे पहली चीज़ हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, क्योंकि अगर स्टीरॉयड, क्योंकि ये जो फंगल डिजीज़ है ब्लैक फंगस, म्यूकरमाइकोसिस जो है इन्वेजिव डिजीज़ है, ये इन्वेड करता है टिश्यू को, में अंदर घुस के ये इन्वेड करता है, ये ब्लड वेसल्स को इन्वेड करता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगेगी। तो इसलिए आपको बहुत तेज़ी से फैलता है ये एक्चुअली, और ये बहुत सीवियर डिजीज़ कॉज करता है, इसलिए आपको अपना इंडेक्स ऑफ सस्पिशन बहुत हाई रखना है, ठीक है। अगर आपको इसमें से कोई सिम्टम आ रहा है तुरंत आपको अपने आसपास स्पेशलिस्ट जो हैं उन्हें दिखाएं, ENT जो नाक कान गले के डॉक्टर हैं या जो आँख के डॉक्टर हैं उनके पास आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वहाँ पहुँचें। अगर आपको इसमें से कोई सिम्टम है, अगर आपको कुछ लग रहा है, देर ना करें, सबसे पहली चीज़। और अगर ENT के नाक कान गले के डॉक्टर सब इसको एंटीरियर राइनोस्कोपी से या नेजल एंडोस्कोपी से ये अंदर देखेंगे, उससे डायग्नोस हो सकता है। एंटीरियर राइनोस्कोपी, नेजल एंडोस्कोपी, KOH वेट माउंट से ये देख सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं, कल्चर से कन्फर्म्ड होगी डायग्नोसिस। और CT MRI से भी इसको हम डायग्नोस कर सकते हैं क्योंकि ये इन्वेट करते हैं। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट में अब क्या करना है? सबसे पहली चीज़ है कि ट्रीटमेंट के लिए क्या है, सबसे पहले आप बचाव करें। जो बचाव के तरीके बताए गए हैं आप उनको अपना ब्लड शुगर लेवल अच्छे से मेंटेन रखें, साफ़ सफाई रखें, स्टेरॉइड का ज़्यादा यूज ना करें, ये सारी चीज़ें करके देखें। और उसके बाद आप अगर हो जाता है तो एंटीफंगल फंगस डिजीज़ है, एंटीफंगल आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। जो मेडिसिन इसमें वर्क करती है वो है एम्फोटेरिसिन बी, लाइपोसोमल बेटर होता है। एम्फोटेरिसिन बी आप लें 5 mg पर kg के बेसिस पे, मैक्सिमम आप 2 to 3 ग्राम तक ले सकते हैं पर डे। अगर एम्फोटेरिसिन बी नहीं मिल रही है तो कुछ अल्टरनेटिव है, पोस्कोनाजोल वो ले सकते हैं 50 ml TDS। इजोवोकोनाजोल एक और ऑप्शन है। और क्योंकि जो फंगल डिजीज होता है, सूजन होता है, इन्फेक्शन होता है, रॉ एरिया के बनता है, वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल हो जाता है। जहाँ पे भी घाव बनता है वहाँ पे बैक्टीरिया इन्वेट करने लगता है, तो सुपर एडेड एंटी बैक्टीरियल्स भी दे सकते हैं।